नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं अशोक मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज हम अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में जैसा हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की प्रमुखतः 4 विधियां हैं, जिनमें पहली है उत्पादन संगणना विधि, दूसरा आय संगणना विधि, तीसरा व्यय संगणना विधि और चौथा है सामाजिक लेखांकन विधि। इसके अलावा एक मिश्रित विधि है, जिसमें भारत जैसे देश में जहां आय और उत्पादन संगणना दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम उत्पादन संगणना विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादन संगणना विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य ज्ञात किए जाते हैं तथा इस कुल मूल्य में से मूल्यह्रास की राशि को घटा दिया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली जाती है। उत्पादन संगणना विधि के अंतर्गत कुछ मुख्य मदें हैं जिनको जोड़ा जाता है। तो उनमें पहला है, एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है। दूसरा, उसमें उत्पादन कर को इसमें शामिल किया जाता है और वर्ष भर में किए गए आयातों का मूल्य भी इसमें शामिल किया जाता है। संपत्ति का अनुमानित किराया भी उत्पादन संगणना विधि के अंतर्गत आकलित किया जाता है और आयातों पर चुंगी कर को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन सबके मूल्यों को जोड़ लेने पर उसमें से स्थायी संपत्ति का मूल्य, हाश व निर्यातों का मूल्य घटा दिया जाता है तथा राष्ट्रीय आय को गणना कर ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार मूल्य से साधन लागत पर परिवर्तित करने के लिए निम्न प्रकार से समायोजन किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है, हस्तांतरण भुगतानों को भी घटाया जाता है, सार्वजनिक उद्योगों के आधिक्य को भी इसमें से घटाया जाता है और अनुदानों की राशि को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार निम्न प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस सार्वजनिक उद्योगों का आधिक्य माइनस हस्तांतरण भुगतान माइनस डबल ऋण और माइनस सांख्यिकीय त्रुटि। इन सब के आकलन के बाद उत्पादन संगणना विधि से राष्ट्रीय आय आकलित कर ली जाती है। इस विधि में यद्यपि आमतौर पर अधिकतम देशों के द्वारा इसको अपनाया जाता है, परंतु इसमें व्यवहारिकता की कमी है और इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कुछ कठिनाइयों का व्यवहारिक रूप से सामना करना पड़ता है। तो आय संगणना विधि के अंतर्गत जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनमें पहली है कि कभी कभी उत्पादन की गणना करते समय एक ही वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार जोड़ लिया जाता है, अर्थात इसमें दोहरी गणना होने की पूरी संभावना रहती है, जिससे राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो वास्तविकता से कहीं इतर साबित हो जाता है। दूसरा है, अमौद्रिक क्षेत्रों में उत्पादन की गणना करना इस विधि के द्वारा कठिन है। वहाँ पर उत्पादन का मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। आज भी अविकसित क्षेत्रों में या अविकसित देशों में वस्तु विनिमय प्रचलन में होता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय के आकलन में ऐसी वस्तुएं जिनका वस्तुओं से विनिमय होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से छूट जाती हैं, जिससे राष्ट्रीय आय का सही से आकलन नहीं हो पाता है। और इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में अत्यधिक धन तथा समय की भी बर्बादी होती है, क्योंकि उत्पादन संगणना विधि में हमें प्रत्येक वस्तु के उत्पादन और उसके बाजार मूल्यों का पता लगाने में काफ़ी समय, श्रम और धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, देश में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसलिए कुछ वस्तुओं के छूट जाने की संभावना भी इसमें बनी रहती है, क्योंकि उत्पादन संगणना विधि में हम उन्हीं वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल कर पाते हैं जो हमारी जानकारी में आ पाती हैं। कुछ वस्तुएं जिनका उत्पादन जानकारी में नहीं आ पाता है वो राष्ट्रीय आय में आकलित होने से
छूट जाती है। इस प्रकार हम उत्पादन संगणना विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। इसमें जो अमौद्रिक क्षेत्र या ऐसी वस्तुएं जिनका बाजार में विनिमय नहीं होता, वो राष्ट्रीय आय में आकलित होने से छूट जाती हैं। दूसरा, इसमें दोहरी गणना की संभावना रहती है, तो इसका समाधान करने के लिए राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिससे कि एक ही वस्तु की दोहरी गणना ना हो पाए। दूसरा, अमौद्रिक क्षेत्र का आकलन करने के लिए यह प्रयास किया जाता है कि देश में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य का आकलन किया जाए, और इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करने में कम से कम समय, श्रम और धन का व्यय हो। इसके लिए सरकार नवीन तकनीकों से जानकारियाँ प्राप्त कर राष्ट्रीय आय के आकलन के प्रयास करती है। इस प्रकार उत्पादन संगणना विधि का समुचित उपयोग करके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। दूसरी विधि है आय संगणना विधि। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय पर किया गया व्यय उत्पादन फर्मों तथा प्रतिष्ठानों की आय बन जाती है। इस आय को ये फर्म तथा प्रतिष्ठान उत्पत्ति के उन साधनों में वितरण कर देते हैं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। विभिन्न साधनों को इस आय का भाग निम्न प्रकार से बांट दिया जाता है। मोटे रूप से हम उत्पादन के साधनों को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो जो भी उत्पादन होता है किसी उत्पादन क्रिया में, वो समस्त उत्पादन इन 5 साधनों में वितरित हो जाता है, और एक तरह से उत्पादन ही आय के रूप में साधनों में वितरण होता है। यदि इन सभी साधनों की आय की गणना कर ली जाए तो इसके आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे श्रमिकों की मजदूरी, भूमि का लगान, गैर कंपनी व्यवसायियों की आय, भवनों का किराया, निजी व्यावसायिक कंपनियों के लाभ, पूंजी से प्राप्त ब्याज, इन सब को जोड़ दिया जाए तो इस तरह से एक देश की सकल राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक सामान्य सा सूत्र हो सकता है, जिसमें लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस गैर कंपनी व्यवसायों की आय प्लस भवनों का किराया प्लस निजी व्यावसायिक कर्मचारियों के लाभ प्लस पूंजी से प्राप्त विशुद्ध ब्याज प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस मूल्यह्रास की राशि बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। अर्थात इस प्रकार से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है आय विधि के द्वारा। अब इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय भी हमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से पहली है कि गैर मौद्रिक वस्तुओं जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, निम्न प्रकार के हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, साहसी द्वारा उसको स्वयं की सेवाओं तथा स्वयं के साधनों के मूल्य का राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए। कंपनियों के अतिरिक्त लाभ तथा रोके गए लाभों को राशि को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस तरह से इस राष्ट्रीय आय की गणना की आय संगणना विधि का उपयोग करके हम राष्ट्रीय आय का सही आकलन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें पहली है सही सूचनाओं का अभाव, कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत कितनी आय हुई, इसका सही सूचना एकत्रित करना बहुत ही कठिन है, इसलिए इसमें समस्याएं आती हैं। मूल्यांकन की समस्या भी इसमें आती है। कई बार उत्पत्ति के साधनों को उनकी सेवाओं के प्रचलित मुद्रा में नहीं दिए जाते, बल्कि वस्तु तथा पुरस्कारों के रूप में उनका भुगतान किया जाता है, जिनका सही मूल्य अनुमानित करना भी संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है अशिक्षा। भारत जैसे देश में जहां आज भी अशिक्षा का काफ़ी फैलाव है,
बहुत सारे लोग अभी भी अशिक्षित हैं, वो अपनी आय का सही हिसाब किताब और लेखा जोखा नहीं रखते हैं। इसकी वजह से भी राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े जुटाना मुश्किल होता है, जिससे राष्ट्रीय आय के आकलन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इस तरह से हमने आज राष्ट्रीय आय के मापने की दो विधियाँ, उत्पादन संगणना विधि और आय संगणना विधि का अध्ययन किया। इन विधियों के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय आय के आकलन की दो और विधियां हैं, जिनमें व्यय संगणना विधि और सामाजिक लेखांकन विधि का अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।